the way for others. Today we have two eminent speakers. First resource person is Ms. Richa Agarwal, DIMS, Meerut. She is going to explain the subject assignment E104, that is teacher, teaching and technology. But before that, I would like to request Dr. Rahul Gupta sir to introduce our eminent speaker of the day. Gupta sir. डॉक्टर राहुल गुप्ता, अपना माइक ऑन करिए। आपका अभी माइक ऑन नहीं हुआ है। राहुल गुप्ता सर। यस, थैंक यू मैम। दीवान ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मेरठ के माध्यम से स्कूल एक्टिविटीज बेस्ड प्रैक्टिकम पर 15 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला से जुड़े सभी अतिथिजनों, अध्यापक गणों, विद्यार्थियों को आभार। आज की कार्यशाला में बीएड प्रथम वर्ष में टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी विषय पर असाइन किए जाने वाले असाइनमेंट, जिसका पेपर कोड E104 है, को बनाने में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे बीच दीवान कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरठ में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत मिस रिचा अग्रवाल मौजूद हैं। मैडम संबंधित विषय पर विद्यार्थियों को असाइनमेंट बनाने में जो भी समस्याएं आती हैं, इस पर अपने विचार रखेंगी। अगर हम मैडम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मैडम ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि एमजेपी रोहिलखंड बरेली यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। इसके अलावा बीएड की उपाधि भी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त की है। एमएड की उपाधि मैम ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ली है और नेट की परीक्षा शिक्षा शास्त्र विषय में 2018 में पास की है। अगर हम मैडम की कंप्यूटर एफिशिएंसी की बात करें तो मैम ने 2 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान NIIT से है। इसके अलावा मैडम ने 1 ईयर डिप्लोमा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PGDCA भी किया है। अगर हम मैडम के शिक्षण अनुभव की बात करें तो मैम 1997 से 2016 तक लगभग 18 साल एक रेगुलर फैकल्टी मेंबर के रूप में कार्यरत रही है। इस दौरान मैडम IICE, TULEC, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर बरेली, केंद्रीय विद्यालय मेरठ से जुड़ी रही हैं। इसके अलावा मैडम ने 2 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी अटेंड किया है, 2 नेशनल सेमिनार भी अटेंड किए हैं, एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप अटेंड की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और मैडम ने ऑनलाइन एजुकेशन पर बेस्ड चैप्टर्स भी पब्लिश कराए हैं। मैडम का कंप्यूटर नॉलेज के क्षेत्र में जो विशेष स्थान है वो उन्हें आम से खास बनाता है। मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने अनुभवों का लाभ हमारे विद्यार्थियों को दें। धन्यवाद। रिचा मैम। जी धन्यवाद सर। आपने जिस खूबसूरती से मेरा परिचय कराया है, शायद अभी मैं उस योग्य नहीं हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रिचा है और मैं दीवान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के बीएड डिपार्टमेंट में सन 2021 से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ
जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने किसी टॉपिक पे अपना वक्तव्य पेश करूं, और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी कमेटी मेंबर्स और फैकल्टी मेंबर्स का भी धन्यवाद प्रदान करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हर तरीके से यहाँ पे ये कार्य करने में मदद की। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के 4th पेपर टीचिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो उसके असाइनमेंट पे हम आज चर्चा करेंगे कि छात्रों को उस विषय पर असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना चाहिए, या किसी भी असाइनमेंट में उन्हें फाइल में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। मैं आपके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, जिससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। स्क्रीन पे विजिबल है प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एक टॉपिक हमने दिया हुआ है इस पेपर के लिए, ऑपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इक्विपमेंट्स। इस पर छात्रों को एक असाइनमेंट फाइल तैयार करनी है। पेपर का नाम है टीचर एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी और इसका कोड है E104। तो सबसे पहले बात करते हैं एक असाइनमेंट फाइल होती क्या है। आप इतने दिन से इस वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, सभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। असाइनमेंट फाइल है क्या? जो आप असाइनमेंट फाइल बनाते हैं, ये आपके कार्य का एक छोटा हिस्सा है, जिसमें कोई भी छात्र ये बताता है कि उसने क्या सीखा और किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने ये कार्य किया है लिखित रूप से। तो ये कार्य क्या है? एन असाइनमेंट इज ए पीस ऑफ वर्क और टास्क एंड इट इज प्योरली एकेडमिक। असाइनमेंट में कोई भी प्रैक्टिकल कार्य नहीं किया जाता है, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। So it provides opportunity for students to learn, practice and demonstrate they have achieved the learning goals. It provides the evidence for the teacher that the students have achieved the goals. यहाँ शिक्षक को भी ये पता चलता है कि छात्र ने कार्य कितना किया है। So असाइनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? इससे छात्रों को पता चलता है उन्होंने कितना लर्न किया, साथ ही साथ उन्हें एक फीडबैक मिल जाता है। जब अपने शिक्षक से अपनी असाइनमेंट फाइल चेक कराने जाते हैं तो उन्हें तुरंत फीडबैक मिलता है, दिस इज प्रॉम्प्ट फीडबैक, जिससे वो अपने कार्य में कोई गलती हुई है तो उसको सुधार सके, जो उसके आगे आने वाले एग्जाम में या पेपर में उन चीजों को वो रिड्यूस कर सके। ओके, तो हम अब शुरुआत करते हैं फाइल कैसे बनेगी। कोई भी असाइनमेंट फाइल आप जब बनाते हैं, उसमें सबसे पहला पेज होता है उसका टाइटल पेज, जिसे हम फाइल का फ्रंट कवर भी कहते हैं। जिस भी कॉलेज या संस्थान से आप जुड़े हैं, उस कॉलेज का नाम आप देते हैं, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, फिर किस विषय पे आपने असाइनमेंट बनाया है, किस शिक्षक को आपको सबमिट करना है और आपका नाम क्या है। ये मुख्य मुख्य बातें असाइनमेंट के टाइटल पेज पे आती हैं, जिसे आप बेहतर है कि कंप्यूटराइज फाइल के रूप में प्रिंट करा के लगा सकते हैं। अदरवाइज छात्रों को जहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसे हाथ से भी बना के लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज आता है फाइल में आभार व्यक्त करने का, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट पेज कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट क्या है? वो सेक्शन है किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट का जिसमें छात्र अपने शिक्षक का या संस्थान के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति जिन्होंने उन्हें ये असाइनमेंट पूर्ण करने में सहायता प्राप्त की है, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
देन नेक्स्ट पेज आता है आपका इंडेक्स पेज। तो इंडेक्स पेज क्या है, इसमें आप बहुत सारे टर्म्स स्क्रीन पे स्लाइडिंग हो रही है। Ma'am, please change your PPT slide. There is some technical issues. I request all participants to please wait. Ma'am will come back soon. नहीं जूम नहीं, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करिए, स्टॉप। एक मिनट है, मेरी भी खुली भी पीपीटी खुली भी है कि नहीं? There is some technical issues. वो डायरेक्ट बोलना है। हाँ शेयर कर दूँ सर, एक मिनट, पीपीटी कहाँ? हो रहा है। I think there is some technical problem. ये रही। She will be come back soon. Okay, okay. PPT sharing is on. I think अब स्लाइड विजिबल होगी पूरी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me change it and check it. Please tell me the Yes, slide is changing. yes. It's Okay. working. So let's continue. So हमने अभी डिस्कस किया था असाइनमेंट फाइल होती क्या है, डिफाइन करा था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन जो भी फाइल हम बनाते हैं उसका पहला पेज क्या होता है, इट इज कॉल्ड टाइटल पेज। टाइटल पेज में हमें क्या देना है कि आप किस संस्थान से जुड़े हैं, कौन सा कोर्स है, किस सब्जेक्ट पे आपने असाइनमेंट तैयार किया है। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक इमेज आ रही है जिसके द्वारा आपको पता चल रहा है कि ये दीवान इंस्टीट्यूट की फाइल, किसी बच्चे की फाइल है और बीएड फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट वर्क है, सब्जेक्ट का नाम आ गया, उसका कोड आ गया। तो जिस भी संस्थान से आप जुड़े हैं इस तरीके से अपनी टाइटल पेज को बनाएंगे। अगर ये फाइल आप कंप्यूटर से बना के प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ से भी इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज एक्नॉलेज पेज, जिसकी हमने बात की थी कि आप आभार व्यक्त करते हैं अपने शिक्षक का, संस्थान का, या जिस भी व्यक्ति ने आपको ये असाइनमेंट पूरा करने में मदद की है उनका आभार व्यक्त करते हैं, यहाँ पे उनका नाम देते हैं। देन इंडेक्स पेज, जिसे हम कहते हैं विषय सूची, यानी आपने जो आपको समस्या दी गई असाइनमेंट में सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्व करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स आपने यहाँ पे कवर किए हैं, क्या क्या आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, वो सब जो भी है आप क्रमवार उन टॉपिक्स को लिखते हैं, किस पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है। यहाँ पे एक क्रम में आप जैसे जैसे फाइल में पेज लगाएंगे उस क्रम में आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे।
देन फर्स्ट हेडिंग इज योर इंट्रोडक्शन, यानी कि आपने अपने असाइनमेंट टॉपिक को किस तरीके से शुरुआत की है, उसमें आप क्या कवर करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी मुख्य मुख्य बातें हैं वो आप इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देते हैं। ये एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, 2-3 पैराग्राफ का भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं आपके अदर सब हेडिंग्स ऑफ द टॉपिक। तो ये आपको डिसाइड करना है, जिस तरीके से आपने अपने टॉपिक को आगे बढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपको मेन सब हेडिंग्स लेनी है वो आप डिसाइड करेंगे, और उनको एक एक करके आप लिख सकते हैं। फिर चाहे तो आप इंडेक्स में पहले लिख लें, उसके अकॉर्डिंग अपने पेजेस आगे लिखते चले जाएं। सपोज अब हमारा ये टॉपिक था ऑपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इक्विपमेंट्स, तो मैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए क्या क्या ले रही हूँ वो मैंने सब टॉपिक्स यहाँ पे लिखने शुरू करें। फर्स्ट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, integration of technology in classroom, technology for teacher and teaching, definition of teaching aids, objectives of teaching aids, characteristics of teaching aids, then types of teaching aids, audio visual equipments, then what are audio equipments, visual equipments and audio visual equipment। तो मैंने सपोज इस टॉपिक को इस तरीके से बांटा कि मैं यहाँ पे ये सब चीजें अपनी मेंशन करूंगी असाइनमेंट में। इसके बाद एक एक करके आप अपने टॉपिक में जो भी आपने हेडिंग ली है उसको इलाबोरेट करते जाएंगे। तो फर्स्ट मैंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लिया क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या? It is a field of study that investigates the process of analyzing, designing, developing, implementing, and evaluating the instructional environment, learning materials, learners, and the learning process in order to improve teaching and learning। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा विषय है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। बेसिकली हम इसमें पढ़ते क्या हैं कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो ताकि जो छात्रों का अधिगम क्षमता है उसमें विकास हो सके। देन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, क्लासरूम में इस टेक्नोलॉजी को कैसे हम समाहित कर सकते हैं। तो integration of technology in education simply refers to the use of technology to enhance the student learning experience, and what we did, utilizing different types of technology in the classroom। आप देख सकते हैं पिक में कि हम बहुत सारी चीजें यहाँ यूज करके दिखा रहे हैं क्लास में। आजकल आप देखते भी होंगे कि हम क्लास में कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, या कभी कभी हमें कुछ पिक्चर्स दिखानी होती हैं उसके लिए हम प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं, या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के अलावा भी आप और भी बहुत सारी डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज लाइक पावर पॉइंट्स, गेम्स, इंटरनेट होमवर्क असाइनमेंट और ऑनलाइन ग्रेडिंग सिस्टम कैन बी मेक अ डिफरेंस इन स्टूडेंट ग्रोथ इन द classroom। Now, what is the meaning of technology for teacher and teaching? Teachers matter enormously to student learning. The teachers deliver academic knowledge। हम जानते हैं कि एक शिक्षक की आवश्यकता क्यों है। कोई भी नॉलेज जो शिक्षक के पास है वो अपनी नॉलेज कन्वे करता है स्टूडेंट्स को। किस रूप में कर रहा है ये टीचर के ऊपर है। सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम इन ए वैरायटी ऑफ वेज टू बूस्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस। अल्टीमेट गोल क्या है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो आगे बढ़े, उसमें विकास हो, उसकी जल्दी सीखने की क्षमता बढ़े स्टूडेंट की। नाउ अब हम आते हैं, बात करते हैं सीधे टीचिंग एड्स पे, क्योंकि हमारा टॉपिक है इसी पे।
डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड, हम टीचिंग एड कहते किसे हैं? शिक्षण सहायक सामग्री. सो दीज आर द मटेरियल्स यूज्ड बाय ए टीचर टू सप्लीमेंट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और टू स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. एक सिंपल हम डेफिनेशन देके बता सकते हैं, कोई भी ऐसी सामग्री जो कक्षा में प्रयोग की जा रही है शिक्षक के द्वारा, ताकि उससे छात्रों का जो अधिगम है उसमें वृद्धि हो. चाहे वो आपकी ब्लैक बोर्ड से आप पढ़ा रहे हैं या किसी पिक्चर से पढ़ा रहे हैं, कोई मॉडल ले जा रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड टीचिंग एड्स. ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग एड को यूज करने का? हम क्यों यूज करते हैं? दे मेक द टीचिंग मोर इफेक्टिव, दे मेक द लर्निंग इंटरेस्टिंग, दे क्विकन द pace of learning, to foster the development of knowledge, to make teaching interactive, to add variety and newness to the lesson, to overcome possible hurdles that come during the teaching, and to economize the teacher's efforts. ये पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर के एफर्ट्स को इकोनोमाइज कैसे करता है. टीचिंग एड टीचर अगर एक बार बनाता है तो वही टीचिंग एड वो बार बार जब उसका प्रयोग करेगा तो उसका समय बचता है और एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं. तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एड्स? Teaching aids should be visible and according to local needs. जो भी टीचिंग एड हम यूज कर रहे हैं वो छात्रों से अच्छे से देख सकें और ऐसे हो कि छात्रों की वो समझ में आए. Then they should be portable and easy. They should be motivating. छात्रों को आगे कुछ सीखने के लिए प्रेरित करें. Simple and easily available. Then accurate, truthful and real. जो भी टीचिंग एड हम यूज करें वो सही जानकारी दे और ऐसे भी होनी चाहिए जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हों. Then meaningful and purposeful, जिससे हम कुछ भी ऐसी टीचिंग एड यूज करके सिखा रहे हैं तो वो छात्रों को आगे भविष्य में उसका कुछ प्रयोग वास्तव में आ सके. The next heading is audio visual equipments. ये क्या होते हैं? Audio visual aids are referred to as educational material. That means audio means hearing, visual means seeing, ये हम सब जानते हैं. All such aids that stimulate these two senses are referred to as audio visual aids or educational materials. तो जो भी शिक्षण सामग्री इस तरह की हम प्रयोग कर रहे हैं जिससे छात्रों की कौन सी सेंस स्टिमुलेट हो रही हैं, जिनसे वो सुन सकते हैं, हियरिंग, या देख के कुछ उनको स्टिमुलेशन प्राप्त हो रहा है, इस तरीके के टीचिंग एड्स या इक्विपमेंट तो क्या कहलाते हैं? आपके ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स. अकॉर्डिंग टू एडगर डेल, एडगर डेल का नाम सभी ने सुना होगा. इनके अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल एड की परिभाषा हमने दी भी है यहाँ पे. These are those devices by the use of which communications of ideas of persons and groups of various teaching and training situation is helped. These are also termed as multisensory materials. क्यों multisensory materials कहे गए? बहुइंद्रिय सामग्री क्यों कही गई? क्योंकि ये केवल एक ही इंद्रिय को स्टिमुलेट नहीं करती हैं. तो इन एड्स को यूज करने के पीछे क्या साइकोलॉजी है ये हमने सुना है कि जब हम पढ़ते हैं, कोई चीज टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, हमें मुश्किल से 10% याद रहता है. किसी से हम सुन भी रहे हैं तो हमें 20% याद रहता है, और कुछ हम सामने देख रहे हैं तो वो 30% याद रहता है. लेकिन अगर हम कुछ देख रहे हैं और उसको साथ साथ सुन भी रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50% हम याद रख सकते हैं. और जो कुछ भी हमने देखा है और सीखा है हम उसको रिपीट कर रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, तो वो हमें 70% तक याद हो जाता है.
और अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं कि जो हम कह रहे हैं वो साथ साथ करके भी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 90% तक हो सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज गोल ऑफ यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स। अगेन हम आ गए कि हमें मल्टी सेंसरी टेक्निक को यूज करना है जहां पे एक से ज्यादा सेंसेस स्टूडेंट की एक्टिवेट हो सके। तो यही इसका मेन उद्देश्य है किसी भी ऑडियो विजुअल एड को यूज करने का। यहाँ मैं जो भी आपको पॉइंट्स दिखा रही हूँ, दैट मीन्स दे आर द मेन हेडिंग्स। आप इससे संबंधित जो आपको मटेरियल मिलता है वो आप अपनी फाइल में लगाएंगे, जो आपने उसके विषय में पढ़ा है वो लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ मैंने 2 लाइन लिखी है तो आप 2 ही लाइन लिखेंगे। Then what are the types of teaching aid? बेसिकली हम इन्हें 3 पार्ट्स में बांटते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड एंड एक्टिविटी बेस्ड। नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स वो होती हैं जिनको हम जैसी हैं वैसे ही कक्षा में विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित करते हैं, जैसे कार्टून्स हैं, चार्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, मॉडल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं या स्पेसिमेंस हैं, या आप रेडियो से कोई रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, टेलीविजन दिखा रहे हैं। तो जैसी टीचिंग एड आप कक्षा में यूज कर रहे हैं वैसे ही छात्र को दिखाई दे रही है। दीज आर कॉल्ड नॉन प्रोजेक्टेड, हिंदी में इसे कहते हैं अप्रक्षेपी। देन दूसरी टाइप की होती हैं प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स, यानी जिनका प्रक्षेपण एक जगह से दूसरी जगह या किसी बड़ी स्क्रीन पर किया जा सकता है। इनमें से है आपकी फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपिडायस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, लिक्विड क्रिस्टल प्रोजेक्टर एंड मैजिक लैंटर्न। ये बहुत सारी प्रोजेक्टेड एड हैं, इनको आगे के करके देखेंगे हम अभी। देन तीसरी टाइप की सहायक सामग्री होती है एक्टिविटी बेस्ड, जिसमें कि छात्र कुछ करके सीखता है। ये हो सकती है ड्रामेटिक, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शित करना क्लास में, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, कोई प्रोजेक्ट कार्य देना, या फील्ड ट्रिप पे ले जाना, या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के द्वारा कुछ कार्य कराना, या CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये किस पे बेस्ड है? ओनली ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स पे, जिनमें आपका नॉन प्रोजेक्टेड भी हो सकता है और प्रोजेक्टेड भी हो सकता है। तो हम थर्ड टाइप को, एक्टिविटी बेस्ड को यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। सो ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, इन्हें भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑडियो इक्विपमेंट्स, जिसमें केवल हम कोई भी टीचिंग मटेरियल सुना सकते हैं कक्षा में ले जाके। तो इसके लिए हम इक्विपमेंट यूज करते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, या वी कैन यूज लैंग्वेज लेबोरेटरी। दूसरे टाइप के होते हैं विजुअल इक्विपमेंट, जिसमें छात्र देखकर कुछ सीख सकते हैं, जिनमें हम यूज कर सकते हैं चार्ट्स या डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, टेक्स्ट बुक, देन स्लाइड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसीज, फ्लैश कार्ड्स और अदर प्रिंट मटेरियल्स। ये सारे किसमें यूज किए जा सकते हैं? एज ए विजुअल टीचिंग एड्स। और तीसरी कैटेगरी हम बांट सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड, यानी एक साथ जिससे हमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। इनमें आप बेहतरीन समझ सकते हैं, जैसे कि आपका LCD प्रोजेक्टर ये काम दोनों करता है, टीवी है, कंप्यूटर है, VCD प्लेयर है, वर्चुअल क्लासरूम है, या यूज ऑफ मल्टीमीडिया। तो अब एक एक करके हम इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ देख सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जिनकी आपको डिटेल बतानी है कि ये इक्विपमेंट किस लिए यूज होता है और ये किस तरीके से कार्य करता है। तो ये आपको अपनी फाइल में मेंशन करना है। फर्स्ट इज रेडियो, सबने सुना होगा। और रेडियो किस तरीके का इक्विपमेंट है? एक ऑडियो इक्विपमेंट है। बहुत पुराने टाइम से ये एजुकेशन में यूज हो रहा है। किस तरीके की डिवाइस है? ये आपको कोई भी मटेरियल को सुनाता है, यानी कि पहले से मटेरियल आपका रिकॉर्डेड है वो भी सुना सकता है, या एजुकेशनल चैनल्स होते हैं वहां से आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट जो भी हो रहा है, जिस टाइम पे हो रहा है, उस चैनल को आप अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। देन टेप रिकॉर्डर,
आई थिंक आज के बच्चों ने ये नहीं देखा होगा, ये अब आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। पहले ये टेप रिकॉर्डर जिस आते थे, आपने यहाँ इसमें पिक्चर में दिखाई दे रही है, कैसेट है, मैग्नेटिक टेप टाइप की कैसेट होती थी ये। इसमें रिकॉर्डिंग होके आप इस कैसेट को कभी भी दोबारा प्ले कर सकते हैं, जो इसमें आपकी ऑडियो, वॉइस, कुछ भी सॉन्ग इसमें रिकॉर्डेड हो जाता है। लाइक आजकल के बच्चों ने सीडी देखी हैं या फ्लैश ड्राइव्स पे देखी हैं। सो दिस इज अगेन ऑडियो इक्विपमेंट। It can help student to improve their reading and listening skill. किस तरीके से हेल्प करता है कि बच्चा अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसको जब बार बार सुनता है तो वो कहाँ पे क्या गलती कर रहा है ये उसको पता चल जाती है। देन लैंग्वेज लैबोरेटरी, ये भी इसी तरीके के इक्विपमेंट का आधुनिक इस्तेमाल है। लैंग्वेज लैबोरेटरी इज लाइक ए क्लासरूम जहां कंप्यूटर्स के द्वारा बच्चों को दूसरी लैंग्वेज सिखाई जाती हैं, जिसमें वो साउंड सुनते हैं, दूसरी लैंग्वेज के शब्द सुनते हैं, जिससे वो उन शब्दों को साथ ही साथ रिपीट कर सकें। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो उन्हें ये बताते हैं कि ये सही है या गलत है, तो वो साथ में उसके रिपीट करें। सो the language laboratory or the language lab is an audio, or it can be audio visual installation used as an aid in modern language teaching. Then next is OHP, इसकी full form सभी को पता है, overhead projector. It is a visual equipment. अब visual equipment क्यों है? OHP क्या करता है, जो भी मटेरियल है उसको लेकर एक बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है। एक प्रोजेक्टेड टाइप का ये टीचिंग एड है, इसलिए इसका नाम है प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। किस तरीके से ये कार्य करता है, यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, एक छोटा बॉक्स है जिसमें लाइट जल रही है, उसके ऊपर जो पेपर रखा होता है वो सामने स्क्रीन पे बड़ा होके विजिबल हो रहा है। और इससे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये जब OHP पे रखी जाती है, वो जब प्रोजेक्ट होती है सामने स्क्रीन पे पूरी कक्षा में, उसको बड़ी होके दिखा सकते हैं। OHP को यूज करने के लिए ट्रांसपेरेंट टाइप की प्लास्टिक शीट यूज की जाती हैं। ये आप देख रहे हैं इमेज में साइड में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंसीज कहते हैं। और इन पे मार्कर से लिख के हम इसको यूज कर सकते हैं, या ये रेडीमेड प्रिंटेड भी आती हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर। ये भी एक डिवाइस, एक्चुअली ये मॉडर्न डिवाइस है, पहले इस तरह से यूज नहीं होती थी। स्लाइड प्रोजेक्टर का मतलब ऑलरेडी बनी हुई फिल्म्स की छोटी छोटी स्लाइड हैं, जिन्हें प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पर दिखाया जाता है। लाइक दिस, ये जो इमेज है ये ओल्ड टाइप का इमेज प्रोजेक्टर है, जिसमें इमेज की स्लाइड डाली जाती थी और एक एक करके वो सामने स्क्रीन पे उनको प्रोजेक्ट करता था। इट इज ए विजुअल इक्विपमेंट। कैसे करता है ये काम? थ्रू द स्लाइड प्रोजेक्टर वी कैन एनलार्ज द इमेज एंड पिक्चर्स। द स्लाइड प्रोजेक्टर कैन यूज इन डिम लाइटेड एरिया। इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरीके का रूम होना चाहिए जिसमें लाइटिंग ज्यादा ना हो। नेक्स्ट इक्विपमेंट लेते हैं LCD प्रोजेक्टर, द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। ये आधुनिक प्रोजेक्टर हैं। इट कैन बी ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, इनमें ऑडियो भी आती है और ये इमेज भी प्रोजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये आपके अगर कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो पूरा जो भी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहा है, चाहे वो आप प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं या मूवी शो कर रहे हैं, कोई वीडियो क्लिप शो कर रहे हैं, वो आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके साथ ही साथ लेक्चर के टाइम में शो कर सकते हैं। देन अनदर लेटेस्ट इक्विपमेंट इज स्मार्ट बोर्ड। ये एक विजुअल इक्विपमेंट है, एज वेल एज इट गिव द एक्सपीरियंस ऑफ सम एक्टिविटी। सो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, साथ के साथ जब वो लर्न कर रहे हैं, आप बच्चों से बोर्ड पे कुछ भी ड्रॉ करवा सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करवा सकते हैं, तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे एक स्टेप और फर्दर इस वाले इक्विपमेंट से आगे मिलता है।
यहाँ मैं 2 इमेज आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये पुराने टाइप के विजुअल इक्विपमेंट्स हैं, आपने नाम पहले भी हमारा इसमें आया है लिस्ट में, एपिडायस्कोप। एपिडायस्कोप पुराने टाइप के जो प्रोजेक्टर है, ये क्या करते थे, ये आपकी कोई भी बुक्स है या आपका टेक्स्ट मटेरियल है उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देते थे डायरेक्ट। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें है OHP में। OHP में हमने बात की थी जो आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करने के लिए जो पेपर तैयार करते हैं, इट शुड बी द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। बट यहाँ पे एपिडायस्कोप क्या करता था, जो भी आपका बुक्स है या चार्ट मटेरियल है उसको डायरेक्टली स्क्रीन पे ये प्रोजेक्ट करता था। बट नाउअडेज दीज आर रिप्लेस्ड विद द न्यू टूल्स। ऐसे ही एक आते हैं ये ओपेक प्रोजेक्टर्स, ये भी आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी का है। ये भी इसीलिए यूज होते थे कि कोई जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है या बुक का पेज है उसको डायरेक्ट स्क्रीन पे बहुत बड़े ऑडियंस के सामने एनलार्ज करके इसको शो कर सकते हैं। ओके, अनदर विजुअल इक्विपमेंट, इट मे बी डिस्प्ले बोर्ड। इससे पहले हमने बात की थी चार्ट भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकती हैं, आप क्लास में बिना प्रोजेक्ट किए भी उन्हें शो कर सकते हैं। तो डिस्प्ले बोर्ड्स भी अगेन क्या हैं, विजुअल इक्विपमेंट हैं, लेकिन कैसे, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप के। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। इट कैन बी ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, पैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या मार्कर बोर्ड। ठीक है, इनका क्या मटेरियल है, किस मटेरियल से ये बने हैं और किस लिए यूज होते हैं, उसके बेस पे ये अलग अलग कैटेगराइज्ड हैं। इसको हम अभी यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रही हूँ। ना हम बात करते हैं इन सारी जो हमने अभी विजुअल इक्विपमेंट या ऑडियो इक्विपमेंट हमने देखे, इनका क्या एडवांटेज है। एक ये बहुत मशहूर चाइनीज प्रोवर्ब है, आई हियर एंड आई फॉरगॉट, आई सी एंड आई रिमेम्बर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है इसी पे बेस्ड है कि ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट हमें क्यों यूज करने हैं, टू यूज द मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस। So it helps to make learning process more effective and conceptual. It helps to grab the attention of students. कभी कभी होता है क्लास में स्टूडेंट की अटेंशन कहीं और चली जाती है पढ़ाते वक्त टीचर के, तो आप ऐसे टाइम में अगर किसी ऐसे इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं तो आप वापस स्टूडेंट की कंसंट्रेशन क्लास में ला सकते हैं। Then it builds interest and motivation, teaching students and learning process. It enhances to energy level of teaching and students. It is even better for overburdened classrooms. Then it provides students a realistic approach and experience. तो इतनी सारी जो अभी हमने इक्विपमेंट्स देखे उनसे हमें ये दिख रहा है कि कुछ एडवांटेजेस ये हैं। आप इसके अलावा और भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि यहाँ लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत से इक्विपमेंट और भी हैं, तो उनसे किसी से आपको क्या एडवांटेज मिल रही है, वो कैसे काम करते हैं, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन अनदर पॉइंट, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज के। तो सेम वे हम देख सकते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही आता है टेक्निकल प्रॉब्लम, कि कभी हम कुछ उसको इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं बट छोटी सी भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको पूरा यूज नहीं कर सकते। देन स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्शंस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम इन टीचिंग एड्स को यूज इसलिए करते हैं कि स्टूडेंट की कंसंट्रेशन बनी रहे, वो नए तरीके से पढ़े, इंटरैक्टिव भी हो, टीचर वो आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन इक्विपमेंट्स का ओवर यूज ना हो, सो इट कैन क्रिएट द डिस्ट्रैक्शंस आल्सो। देन अगेन दे आर द एक्सपेंसिव, हम जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ज्यादा ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। देन टाइम कंज्यूमिंग भी है,
कि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें ऊपर के सारे इश्यूज को हटाना होता है। टेक्निकली उसके लिए आपको ये सब चीजें सीखनी है, एक पर्सन को एक्सपर्ट होना चाहिए उन चीजों को यूज करने में। देन टीचिंग मटेरियल अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाएंगे तो उसमें भी टाइम लगता है। देन एक्सपेंस भी ज्यादा होता है और टाइम भी लगता है। देन नीड स्पेस, इक्विपमेंट्स को रखने के लिए ऑब्वियसली हमें स्पेस अलग से चाहिए। देन कन्वीनियंट होता है या नहीं, यानी कि हर कोई इसको यूज करने में उतना सुविधा महसूस नहीं करता है। सो इन लास्ट, आपको जो भी आपने टॉपिक अपना इलाबोरेट किया है, आप उसको बाद में क्या कंक्लूड कर रहे हैं वो आप अपनी फाइल में कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे। तो अगेन लाइक इंट्रोडक्शन, it can be in 1 paragraph or it can be in 2-3 paragraphs, not more than that. So conclusion allows you to have the final words on the issues you have searched in your assignment, to synthesize your thoughts, to demonstrate the importance of your ideas, and to propel your reader to a new view of the subject. यानी आपने क्या किया है, आपको वो शो करना है आप क्या नई चीज ढूंढ के लाए हैं। So it is also your opportunity to make a good final impression and to end on a positive note. Then last आपका किसी भी असाइनमेंट फाइल में या प्रोजेक्ट फाइल में जो लास्ट पेपर होता है, इट इज द रेफरेंस पेज और इट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। आपने अपना असाइनमेंट तैयार करने के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कहाँ से आपने मटेरियल सर्च किया है, अगर ऑनलाइन भी सर्च किया है देन किस साइट से सर्च किया है या किस ब्लॉग को आपने पढ़ा है, उसका लिंक आप अपनी रेफरेंस लिस्ट में देंगे। ओके, so thank you and all the best for your assignment and I hope आपको इस बारे में थोड़ी सही जानकारी मिली होगी। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ इसमें बताया है इस टॉपिक के बारे में, हालांकि इतना कवर Thank you, ma'am.